एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही अच्छे और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस के बारे में। तो ये क्वेश्चन है हमारे न्यूट्रिशन बेस्ड, पोषण। यहाँ पे हम बात करें तो ये क्वेश्चन किसके बेस पर हैं? हमारे पूरे क्वेश्चन न्यूट्रिशन बेस पर है जो यहाँ पे आपको क्वेश्चन रहने वाले हैं। पोषण के बेस पर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों फॉर्मेट पर है। जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं, यदि आपको यहाँ का कंटेंट, यहाँ की क्लासें अच्छी लगें तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और डेली इसी तरीके से है, जो आज है 24 अक्टूबर, क्या है 24 अक्टूबर है। तो जो हमारी क्लासेस होती हैं कंटिन्यू, वो मेडिकल एंड नर्सेज हब पर चलती जाती हैं। यहाँ पर आपको इस तरीके के पेपर्स है जो रिसेंट में आपको अलग अलग तरीके के पेपर्स अपडेट किए जाएंगे, स्पेशली पैरामेडिकल कैटेगरी के पेपर्स। मेडिकल एंड नर्सेज अब पर हम ओनली नर्सिंग कैटेगरी को प्रेफर करते हैं। यहाँ पे आपको सभी कैटेगरी के पेपर, सभी कैटेगरी का कंटेंट है जो आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। पेपर आपको आई होप सो कि प्रॉपर विजुअलाइज हो रहा हो। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है, टू प्रमोट एक्विजिशन ऑफ पीक बोन मास एंड डेंसिटी, फ्रैक्चर रिस्क ड्यू टू ऑस्टियोपोरोसिस एट लेटर एजेस कैन बी रिड्यूस्ड विथ एडिकेट। तो यहाँ पर है कि बाद की आयु में सर्वोच्च अस्थि द्रव्यमान, दैट मीन्स है जो बोन मास डेंसिटी है। बोन मास डेंसिटी का मतलब है यहाँ पर कि जो बोन्स है हेल्दी और अच्छी स्ट्रॉन्ग बोन रहे, जिसके कारण ऑस्टियोपोरोसिस ना हो। ऑस्टियोपोरोसिस के कारण होने वाले अस्थि भंग के जोखिम को घटाने के लिए किसकी पर्याप्त मात्रा आवश्यक है? दैट मीन्स हमारे की जो हमारी हड्डियां हैं उनमें किस चीज़ की कमी होगी जिसके कारण ऑस्टियोपोरोसिस होगा। और ऑस्टियोपोरोसिस की खासियत है होने के बाद हमारी हड्डियां बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाती हैं और थोड़े से ही आप गिरे पड़े या कुछ भी चोट लगी, आपकी हड्डियां टूट जाएंगी, ब्रेक हो जाएंगी। तो ऑस्टियोपोरोसिस का पहले आप किसका इलाज करेंगे? ऑस्टियोपोरोसिस का। ऑस्टियोपोरोसिस होगा क्यों? कैल्शियम और किसकी कमी के कारण होगा? विटामिन डी की। किसके कारण? कैल्शियम और विटामिन डी से है जो हम, क्योंकि हमारे हड्डियां जो बनी होती हैं, सबसे ज़्यादा जो हमारी बोन्स में कंपोजिशन होता है वो किसका होता है? कैल्शियम का। इसीलिए आपको डॉक्टर्स कहते हैं दूध पिया कीजिए। दूध में सबसे ज़्यादा कैल्शियम यहाँ पे कंसीडर किया जाता है, डेयरी प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में है आयरन, विटामिन सी, आयरन और फॉलिक एसिड, कैल्शियम एवं व्यायाम, या फिर सोडियम एवं क्लोराइड। तो सोडियम और क्लोराइड का यहाँ पे कनेक्शन होगा आपका किससे? ब्लड प्रेशर से। आयरन फॉलिक एसिड का होगा आपका कनेक्शन एनीमिया से। यदि आयरन फॉलिक एसिड की कमी होती है तब आपको खून की कमी होगी, मतलब एनीमिया होगा। और यहाँ पर आपको यदि कैल्शियम की, फॉस्फोरस की, विटामिन डी की कमी होती है तब आपको ऑस्टियोपोरोसिस होगा, जिसको हम यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस होगा। और ऑस्टियोपोरोसिस होने के कारण हमारी जो हड्डियाँ हैं कमज़ोर पड़ेंगी, थोड़े से भी आप गिरे पड़े आपकी हड्डियाँ टूट जाएंगी, मतलब अस्थिभंग और फ्रैक्चर होने के चांसेस हो जाएंगे। तो उसको रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है? कैल्शियम एवं व्यायाम। क्या करना है हमें? अपने खाने पीने में शामिल कैल्शियम युक्त डाइट और साथ ही साथ व्यायाम भी करना है। तो आपका आंसर क्या होगा? थर्ड। फिर है हमारा क्वेश्चन, मोर देन द मिनरल इट इज़ द विटामिन स्पेशली दोज ऑफ वाटर सॉल्यूबल बी ग्रुप विथ सो ग्रेटर लॉस ड्यूरिंग। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि किसके दौरान खनिजों की अपेक्षा विटामिनों, विशेषकर जल में घुलनशील बी समूह के विटामिनों का ह्रास होता है, मतलब लॉस होंगे। इनमें कहा गया है, देखिए पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन बी और सी। कौन से? बी कैटेगरी के विटामिन और सी विटामिन, बी के B1, B2, B3, B4, B12 तक के जो विटामिन हैं वो क्या है? पानी में घुलनशील और विटामिन सी। अब यहाँ पर ये दो हो गए पानी में घुलनशील। फिर होता है ए, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ये कहलाते हैं वसा में घुलनशील विटामिन, मतलब होते हैं फैट सॉल्यूबल विटामिन। अब यहाँ पे कहा है कि इनमें से क्या करने के कारण विटामिन बी ग्रुप के जो विटामिन हैं उनका लॉस हो जाएगा? कुकिंग करने से, खाने से, टच करने से, या इनमें से कोई नहीं? देखिए ऑप्शन भी बड़े विचित्र टाइप के हैं। तो खाने से तो विटामिन बी का लॉस होगा नहीं, न टच करने से होगा। यहाँ पे होगा किससे?
कुकिंग से। यदि आप खाने को ज़्यादा देर तक पकाते हैं तो आपने सुना होगा उनके न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं, कुछ नहीं बचता, वो खाना लाइक चारा और भूसा टाइप आपको हो जाएगा। तो खाना पकाने के दौरान मिनरल के कंपेयर में जो वाटर सॉल्यूबल विटामिन है, बी कॉम्प्लेक्स कैटेगरी के विटामिन है, उनका क्षरण है जो हो सकता है। क्लियर। फिर है हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज इन इंडियन। जन वितरण प्रणाली एक भारतीय क्या है? फूड मैनेजमेंट सिस्टम है, फूड प्रोडक्शन सिस्टम है, फूड सिक्योरिटी सिस्टम है, फूड एक्सपेंडिचर सिस्टम है। तो ये क्वेश्चन पेपर उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, ये क्वेश्चन उनको स्पेशली हेल्पफुल रहेंगे जो लोग यूपीएसएससी एएनएम का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिनका जनवरी को पेपर है 2026 में, जो लोग महिला पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम देने वाले हों, या फिर आप लोग एज अ वार्ड बॉय का एग्ज़ाम देते हो, या फिर आप लोग एनएचएम के एग्ज़ाम देते हो, बी कैटेगरी सी कैटेगरी वाले, तो उनमें सब आपको हेल्पफुल रहेंगे। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जो इंडिया का, वो कैसा है? फूड सिक्योरिटी सिस्टम, खाद्य सुरक्षा प्रणाली। क्या है? खाद्य सुरक्षा प्रणाली सिस्टम है। जन वितरण प्रणाली एक भारतीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली है। फिर है हमारा डेफिशिएंसी ऑफ फैट इन द डाइट कुड लीड टू। यदि हमारे खाने में वसा ना हो, अब आप सबको लगता है कि आपको मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ कि कम तेल का तला भुंजा खाइए, लेकिन फैट हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि 1 ग्राम फैट से हमें सीधा 9 किलो कैलोरीज मिलती है। कितना? 9 किलो कैलोरी। वही 1 ग्राम प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट से कितना मिलेगी? 4। अब देखिए 1 ग्राम फैट खाया तो 9 कैलोरी मिल गई, और 1 ग्राम प्रोटीन और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाया तो 4 किलो कैलोरीज मिली। तो यहाँ पर फैट हमारे डाइट में ज़रूरी है। यदि इसकी कमी होती है तो क्या हो सकता है? डेफिशिएंसी ऑफ लिनोइलिक एसिड, डेफिशिएंसी ऑफ एर्किडोनिक एसिड, बोथ ऑफ दी अबव या फिर नन ऑफ दी अबव। तो लिनोइलिक एसिड और एर्किडोनिक एसिड दोनों हमारे लिए ज़रूरी हैं, और ये क्या है? एक तरीके से हमारी बॉडी में फैट को मैनेज करने में हेल्प करेंगे। तो ये दोनों की कमी के कारण, तो आंसर आपका क्या होगा? दोनों की कमी। फिर है हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफाइंड एज द इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट ड्राइव्ड फ्रॉम डाइट विच कीप्स नियरली ऑल पीपल इन गुड हेल्थ। लगभग सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखने वाले आहार से प्राप्त पोषक तत्वों के अंतर्ग्रहण को किस नाम से परिभाषित किया गया है? ये देखिए सभी के लिए यहाँ पे क्या है? इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट ड्राइव्ड फ्रॉम डाइट विच कीप्स नियरली ऑल पीपल इन गुड हेल्थ। मतलब हमारे आहार में सभी चीज़ें अच्छी हों, तो उसके लिए ये क्या है? एक डेफिनेशन है। इट इज़ डिफाइंड एज द इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट ड्राइव्ड फ्रॉम डाइट विच कीप्स नियरली ऑल पीपल इन गुड हेल्थ। भाषा किस चीज़ की है? कैलोरिक डेंस डाइट की, मतलब कैलोरी सघन आहार की, प्रोटीन समृद्ध डाइट की, या फिर रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये कहलाता है अनुशंसित आहारीय अनुमतियाँ। दैट मीन्स RDA। IDA की परिभाषा ही है कि डेली आप जो भी पूरा संपूर्ण भोजन लेते हैं, अपना खाना पीना खाते हैं, उसमें सभी चीज़ों की अवेलेबिलिटी हो, सभी न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, फैट, सभी चीज़ें हो। किस उम्र में, यदि आप लेट के बैठ के खाने पीने वाले हो तब कितना खाना है, प्रेगनेंसी में कितना खाना है, तो वो सब चीज़ें। तो यहाँ पर एक क्या है? रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, जिसको यदि आप शॉर्ट फॉर्म में कहें तो कहलाता है RDA। फिर है हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ एब्जॉर्प्शन। इनमें से किसे अवशोषण के लिए कारक की आवश्यकता होती है? विटामिन C को, विटामिन E को, विटामिन B12 को, या फिर फॉलिक एसिड को। तो इनमें से कौन सा है जिसको इंट्रिंसिक फैक्टर की क्या है? विटामिन B12 है यहाँ पर ऐसा, जिसको एब्जॉर्ब होने के लिए क्या है? विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए क्या ज़रूरी है? यहाँ पर इंट्रिंसिक फैक्टर। क्या है? इंट्रिंसिक फैक्टर। और वो इंट्रिंसिक फैक्टर यहाँ पे कहाँ पे रहेंगे? आपको स्पेशली स्टमक एसिड में। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो इंट्रिंसिक फैक्टर हैं, क्या है? इंट्रिंसिक फैक्टर हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं किसके लिए? B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए। नेक्स्ट वन इज
पेशेंट सफरिंग फ्रॉम अल्सर शुड अवॉइड, यदि किसी के मुंह में छाले हो गए हैं, अल्सर हो गए हैं, तो उनको किससे बचना चाहिए? स्मोकिंग से, शराब पीने से, कॉफ़ी पीने से, या सभी चीज़ों से। तो देखिए, यदि आपको छाले होते हैं, अल्सर होते हैं, तो आपको ये सभी चीज़ें अवॉइड करनी है। कॉफ़ी हो, अल्कोहल हो, स्मोकिंग हो, सभी चीज़ें इसको बढ़ाने का काम करेंगी, कॉम्प्लिकेट करने का काम करेंगी। तो आपको क्या करना है? इन सभी चीज़ों से बचना चाहिए। फिर है हमारा क्वेश्चन, इन एडिशन टू मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इनएडिक्वेट फॉलेट इनटेक इज एसोसिएटेड विथ, फॉलेट का अपर्याप्त अंतर्ग्रहण, मतलब यहाँ पे कहा गया है कि यदि आप फॉलेट को प्रॉपर मात्रा में नहीं लेते हैं तो इसके कारण मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अलावा और क्या होने के चांसेस रहेंगे? पुअर प्रेगनेंसी आउटकम होगा, गुड प्रेगनेंसी आउटकम होगा, हेल्थ आउटकम्स होंगे, या कुछ नहीं होगा? इनमें से कोई नहीं होगा। तो ये देखिए, इन एडिशन टू मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, यदि आपने फॉलेट की कमी रही, फॉलेट की कमी रही तो आपकी प्रेगनेंसी क्या हेल्दी होगी? बिल्कुल नहीं होगी। यहाँ पर आपकी प्रेगनेंसी क्या रहेगी? बिगड़ सकती है। याद रखिए, जब भी प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं तो फॉलिक एसिड स्टार्ट किया जाता है, ताकि जो बच्चा गर्भ में है उसको आप एनटीडी, जिसको कहा जाता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, उससे क्या कर सकें? बचा सकें। क्योंकि कंसीव करने के बाद है जो सबसे पहले जो ऑर्गन बनता है बेबी का, फीटस का, वो होती है स्पाइनल कॉर्ड। उसको बनने के लिए किसकी ज़रूरत है? फॉलिक एसिड की। तो यहाँ पर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचाने के लिए फॉलिक एसिड दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर यदि कम दिया फॉलिक एसिड, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा, और होगा तो होगा फिर पुअर प्रेगनेंसी आउटकम भी देखने को मिलेंगे। एडोलेसेंट्स गेन 30% ऑफ देयर एडल्ट वेट एंड मोर देन 20% ऑफ देयर एडल्ट हाइट बिटवीन। तो यहाँ पे कहा गया है, एडोलेसेंट को हम क्या कहते हैं? टीनेजर। क्या कहते हैं? टीनेजर। जो 10 से 19 साल के बच्चे होंगे, एज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के 10 से 19 साल का एज ग्रुप है, इसको एडोलेसेंट और टीनेजर कहा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में है कि एक एडोलेसेंट या फिर एक टीनेजर, एक किशोर है जो एडल्ट वेट के बराबर 30% अपना वजन बढ़ाता है और 20% उसकी हाइट बढ़ती है एडल्ट के बराबर। तो ये किस उम्र में बढ़ेगी? 10 से 19 साल में, 10 से 12 साल, 9 से 12 साल, या 10 से 15 साल। यहाँ पे देखिए, मैंने आपको क्या बताई? किशोरावस्था की उम्र होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग 10 से 19 साल। कितनी? 10 से 19 साल। यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक एडोलेसेंट है जो अपना 30% वजन बढ़ाता है एडल्ट वेट के बराबर और 20% अपनी हाइट बढ़ाता है, तो ये कौन सी उम्र होगी? सिंपल है, एडोलेसेंट की एज पूछी है, किशोरावस्था की उम्र पूछी है। तो जो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि 10 से 19 साल है जो ये कंसीडर की जाती है। फिर है हमारा क्वेश्चन, BMI ऑफ, BMI का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स, लेस देन 18.5 kg पर मीटर स्क्वायर फॉर वुमेन इंडिकेट्स, महिलाओं के मामले में 18.5 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से कम BMI का अर्थ क्या है? बॉडी मास इंडेक्स यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पर यदि 18 से भी कम है, कितना? 18.5 से भी कम है, तो ये कितना यहाँ पे क्या होगा? क्या ये सामान्य से अधिक पोषण है, मतलब ओवर न्यूट्रिशन है, सामान्य से कम पोषण है, संतुलित पोषण है, या सभी है? क्या होगा ये? तो यहाँ पर जो BMI है क्या है? बॉडी मास इंडेक्स। तो एज पर इस बॉडी मास इंडेक्स के क्या है? बॉडी मास इंडेक्स है जो कैलकुलेट कैसे किया जाता है? वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर ही दिया गया है, वजन को केजी में, हाइट है जो मीटर स्क्वायर में क्या करना है? डिवाइड करना है। अब यदि यहाँ पर BMI की बात करते हैं हम, क्या है? BMI यदि आप कैलकुलेट करते हैं तो यदि 18.5 से कम आता है, मतलब यहाँ पर क्या है? अंडर न्यूट्रिशन, मतलब क्या इसको आप कह सकते हैं? कुपोषण भी यहाँ पे आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो BMI की जो रेंज है, क्या है? रेंज होती है, तो मतलब 18.5 से कम आई, मतलब क्या हो गए? अंडर न्यूट्रिशन। क्या है? अंडर न्यूट्रिशन। नॉर्मल की बात करें हम, तो यहाँ पे मैं आपको ऐड करने की कोशिश करती हूँ, 18.5 से
24.9 आता है यदि, मतलब क्या है, नॉर्मल है। कितना है, बैलेंस न्यूट्रिशन की बात करें, मतलब नॉर्मल की बात करें तो 18.5 से 24.9 है, मतलब क्या है, नॉर्मल है। लेकिन जब यदि यही BMI 25 से ज़्यादा चली जाए, कितना, 25 से 29.9 जाएगी, तब ये ओवर न्यूट्रिशन में जाएगी, जो फर्स्ट ऑप्शन है। और यदि 30 से ज़्यादा चली गई मतलब मोटापा में चले जाएंगे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है BMI कैलकुलेट कैसे करना है। आपका वजन किलोग्राम में, हाइट मीटर स्क्वायर में डिवाइड करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी निकल के आएगा तो यहाँ पे आपकी नॉर्मल BMI पता चल जाएगी। फिर यहाँ पर द मेजर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी लीडिंग टू गोइटर एंड क्रेटिनिज्म इज, घेंगा और जड़बामनता मतलब क्रेटीनता का कारण बनने वाला सबसे प्रमुख पोषक तत्व की न्यूनता है। आयरन की कमी, फ्लोराइड की कमी, आयोडीन की कमी या सोडियम की कमी। तो यहाँ पे देखिए इनके सबके कारण कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, लेकिन ग्वाइटर मतलब घेंगा और जो जड़बामनता है ये होता है आयोडीन की कमी के कारण, इसीलिए कहा जाता है आयोडीन युक्त नमक खाइए। फ्लोराइड के कारण आपको दांतों में प्रॉब्लम होगी, आयरन के कारण खून की कमी होगी, एनीमिया होगा आपको। फिर यहाँ पर क्रोनिक इन्फेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस सी लीड्स टू, हेपेटाइटिस सी की दीर्घकालिक संक्रमण किसका कारण बनेगा, क्रोनिक लिवर इन्फेक्शन, ल्यूकेमिया, इन्फ्लामेशन ऑफ पैंक्रियाज या फिर हार्ट डिसीज। हेपेटाइटिस का मतलब ही होता है हेपेटिक, हेपेटिक कहा मतलब लिवर, क्या है आपका लिवर के बारे में यहाँ पे आपको बात की जा रही है। तो हेपेटाइटिस सी के कारण क्या होगा, क्रोनिक लिवर इन्फेक्शन होगा। ल्यूकेमिया तो ब्लड कैंसर है, क्या है, ब्लड कैंसर है। तो यहाँ पर किस में प्रॉब्लम होगी, क्रोनिक लिवर इन्फेक्शन। फिर यहाँ पे हमारा क्वेश्चन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन वॉज इंक्लूडेड इन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम फ्रॉम विच ईयर। तो किस वर्ष में जो हमारा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसमें हेपेटाइटिस बी को कब ऐड किया गया था, 2002 से 2003 के बीच में, 2000 से 2001, 2011 से 2013 या फिर 2014 से 2015 के बीच में। तो मैं आपको बता दूं कि जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है, जितने भी हेल्थ केयर वर्कर होते हैं, अस्पताल में काम करने वाले लोग होते हैं या फिर पब्लिक हेल्थ सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, उन सभी को हेपेटाइटिस बी वैक्सीन कंपलसरी रखी गई है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन एट द टाइम ऑफ बर्थ बच्चों को भी दी जाती है। किसको दी जाती है, बच्चों को भी ये वैक्सीन है जो दी जाती है एट द टाइम ऑफ बर्थ, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। लेकिन यदि बच्चे का वजन 2 किलोग्राम से कम है तब ये वैक्सीन हम नहीं देंगे, इंतज़ार करेंगे जब तक बच्चा अपना 2 kg वेट क्रॉस ना कर जाए। किस रूट से दी जाती है, तो ये दी जाती है इंट्रामस्कुलर रूट से। कहाँ पर, इंट्रामस्कुलर रूट से, थाई में है जो ये दी जाएगी। नेक्स्ट वन, तो ये कब ऐड की गई थी, भारत सरकार ने जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है 2002 से 2003 के बीच में इसको ऐड किया था। फिर है हमारा सम कैरोटेनॉइड्स लाइक लाइकोपिन इज अ स्कैवेंजर ऑफ सिंगलेट ऑक्सीजन ऑफरिंग पावरफुल। कुछ कैरोटेनॉइड हैं जैसे लाइकोपेन एकल ऑक्सीजन के भक्षक होते हैं और शक्तिशाली प्रदान करते हैं। कौन है वो, एंटीऑक्सीडेंट, हार्मफुल एक्टिविटी, ऑक्सीडेंट एक्टिविटी या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर आपको बात की जा रही किसकी, कुछ कैरोटेनॉइड्स की। जब कैरोटेनॉइड्स पूछा जाता है मतलब ये क्या है, हेल्पफुल है और एक एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है, इसके लिए एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी के लिए। फिर है हमारा मेन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस एज पर नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस इज। तो राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार अंधता का मुख्य कारण क्या है, मोतियाबिंद, बेरीबेरी, विटामिन B12 की कमी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नेशनल प्रोग्राम ऑफ ब्लाइंडनेस के अकॉर्डिंग जो भारत में अंधे होने का सबसे बड़ा कारण है मोतियाबिंद। जो हमारी आंखों के लेंस होते हैं उस पर ओपेसिटी छा जाना, मतलब एक धुंधलापन छा जाना। तो सबसे ज़्यादा जो कॉज है अंधे होने के इंडिया में, ब्लाइंडनेस होने का मेन रीज़न क्या है, मोतियाबिंद। बेरीबेरी से डेथ नहीं होगी। नेक्स्ट वन, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम इज। तो राष्ट्रीय ट्यूबरक्लोसिस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है,
टू एस्टेब्लिश सर्विलेंस सिस्टम मतलब निगरानी तंत्र स्थापित करना। टू इंश्योर प्रॉपर टीबी डायग्नोसिस एंड केस मैनेजमेंट, टीबी का उचित निदान एवं केस प्रबंधन सुनिश्चित करना। टू रिड्यूस एसेलरेशन और प्रोडक्शन ऑफ टीबी ट्रांसमिशन, टीबी संचरण की गति वृद्धि को घटाना, या फिर सभी क्या होंगे यहाँ पर। तो जो नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम है इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव हैं वो क्या हैं, सभी हैं। सर्विलेंस सिस्टम को बढ़ाना, जब सर्विलेंस सिस्टम अच्छा होगा, हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा होगा, तो टीबी के मरीज हैं उनको वो प्रॉपर तरीके से हॉस्पिटल पहुंच के अपनी जांच करवा पाएंगे। और यहाँ पर टीबी का ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, किस तरीके से बढ़ रहे हैं केस, तो वो सब भी यहाँ पे मैनेज करना सब क्या है, इसी का हिस्सा हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे क्या होगा आपका आंसर, उपर्युक्त सभी। पे आपका आंसर क्या होगा कि टीबी के लिए, टीबी का जो रीज़न क्या है वो आपको बता दूं। टीबी का जो ट्यूबरक्लोसिस का मेन कारण है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई नाम का बैक्टीरिया। क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई नाम का बैक्टीरिया, जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, यहाँ पे आप याद रखिए। और यहाँ पर इसके लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे हमें कह सकते हैं, तो क्या रेजिमेन यूज़ किया जाता है, डॉट्स ट्रीटमेंट। क्या है, डॉट्स। ड्रग ऑफ चॉइस के लिए इसका डॉट्स रेजिमेन है जो अपनाया जाता है। और यहाँ पर पीपीटी इंसर्ट करके 10 mm इन डायमीटर का स्किन में इंटरडर्मली टेस्ट भी किया जाता है। तो यहाँ पे आपको टीबी के बारे में बहुत सारी चीज़ें याद रखनी है। और एज पर इस क्वेश्चन के आंसर क्या होगा कि सर्विलेंस सिस्टम को मजबूत करना, टीबी के डायग्नोसिस और केस मैनेजमेंट के लिए प्रॉपर है जो सभी चीज़ें होना, वो कैसे आप इसके ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं, तो उसको यहाँ पे आगे बढ़ाना, अवेयरनेस क्रिएट करना। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, सभी। फिर यहाँ पे आपको क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल क्योर द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ऑफ B12 डेफिशिएंसी, इनमें से कौन है जो विटामिन B12 की कमी से उत्पन्न मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को ठीक कर देता है। फॉलिक एसिड, B6, आयरन या फिर थायामीन। तो मेगालोब्लास्टिक होता किसके कारण है, B12 की कमी के कारण यहाँ पे हुआ है। तो इसको B12 तो दिया ही जाएगा, साथ में फॉलिक एसिड भी यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या है जो क्योर करने में हेल्प करेगा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को, तो होगा फॉलिक एसिड। फिर है हमारा क्वेश्चन, ऑयल्स आर रिच सोर्स ऑफ, तेल किसका समृद्ध सोर्स है, PUFA, सैचुरेटेड फैट मतलब संतृप्त वसा, नॉन एसेंशियल फैटी एसिड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑयल है, क्या है, ऑयल है जो किसका समृद्ध स्रोत है, तो ऑयल है जनरली PUFA। PUFA का मतलब क्या होता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। याद रखिए, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का जो सोर्स है वो क्या है, वो है ऑयल। फिर है हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज स्प्रेड्स थ्रू रेस्पिरेटरी रूट, इनमें से कौन सी बीमारी हैं जो श्वसन मार्ग के माध्यम से फैलती हैं। रेस्पिरेटरी रूट का मतलब छींकने खांसने, उनके जो स्पिट आप करते हैं या जो ड्रॉपलेट हैं उनके कारण होने वाला इन्फेक्शन होगा रेस्पिरेटरी रूट से ट्रांसफ़र होने वाला इन्फेक्शन। तो इनमें से इन्फ्लुएंजा भी ऐसे ही होता है, मीजल्स भी होगा, मम्स भी होगा। वो तीनों क्या हैं, ये तीनों है वायरल इन्फेक्शन। कॉमन थिंग्स इनके बारे में क्या है, वायरल है। इसके कॉमन लक्षण क्या है, सर्दी खांसी जुकाम टाइप सिचुएशन होना, हाई फीवर आना। मम्स में आपकी जो इनको गलसुआ कहते हैं, तो गले के यहाँ पर जो पैरोटिड ग्लैंड्स हैं वो भी यहाँ पे क्या होती हैं, अफेक्ट होती हैं। मीजल्स में हम बात करें जिसको आप क्या कहते हैं, खसरा। क्या है, खसरा। तो इसको आपके लिए साइन याद रखना है, वो होते हैं कॉप्लिक साइन, वो भी एग्ज़ाम में आपको आ सकते हैं। फिर है हमारा क्वेश्चन, तो मतलब यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा कि जो बीमारी रेस्पिरेटरी रूट से फैलती हैं वो क्या है, सभी हैं। फिर है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन इंक्रीज द डाइटरी विटामिन डी रिक्वायरमेंट एक्सेप्ट, तो इनमें से सभी हैं जो विटामिन डी से क्या हो सकती है, इनकी कमी है, जो विटामिन डी है जो इनके थ्रू कंप्लीट हो सकता है किसी एक को छोड़कर। लिपिड रिच डाइट, रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ वियरिंग द बुरखा, यूज़ ऑफ सनस्क्रीन या फिर ऑक्यूपेशन।
तो यहाँ पर ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन इंक्रीज द डाइटरी विटामिन डी रिक्वायरमेंट, किसी एक को छोड़कर इन सभी को लेने से जो विटामिन डी का डाइटरी जो ज़रूरत है वो पूरी होगी किसी एक को छोड़कर। तो अब यहाँ पर वो होगा लिपिड रिच डाइट। क्या होगी? लिपिड रिच डाइट। इससे आपकी पूर्ति नहीं होगी। विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स तो होता है सन। क्या है? सन। तो यहाँ पर कैन इंक्रीज द डाइटरी विटामिन डी रिक्वायरमेंट एक्सेप्ट दैट इज द लिपिड रिच डाइट। फिर प्रेग्नेंट वुमेन मस्ट अवॉइड, तो इनमें से प्रेग्नेंट महिलाओं को क्या लेने से बचना चाहिए? गर्भवती महिलाओं को शराब, कैफीन, आर्टिफिशियल कलर्स या फिर सभी। तो ये देखिए प्रेग्नेंट लेडीज़ जैसे ही महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं उनको सबसे पहले डॉक्टर सलाह देते चाय कम करो, कॉफ़ी कम पियो, शराब मत लो, नहीं तो बच्चे में सभी इफ़ेक्ट है जो देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा आपका? ये सभी। तो आंसर होगा आपका उपर्युक्त सभी। फिर है हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द कंटेजियस डिसीज, इनमें से कौन सा है जो संक्रामक रोग नहीं है? ऑप्शन में हिस्ट्रिया, खसरा, इन्फ्लुएंजा, टाइफॉइड। तो मीजल्स क्या है आपका? वायरल है। इन्फ्लुएंजा भी वायरल है। टाइफॉइड एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि साल्मोनेला टाइफी के थ्रू होता है। याद रखें, साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होगा। ए वायरल है, इन्फ्लुएंजा, खसरा भी वायरल है। अब यहाँ पे क्या बचा? हिस्ट्रिया। हिस्ट्रिया है जो क्या है? हिस्ट्रिया है जो कंटेजियस डिसीज़ नहीं है। कंटेजियस का मतलब है संक्रामक, और हिस्ट्रिया एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें पर्सन अपने इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाता है, कि वो अपने आप को हंसने से नहीं रोक पाएगा, या चिल्लाने से नहीं रोक पाएगा, रोने से नहीं रोक पाएगा। तो ये संक्रामक नहीं है। ये क्या है? संक्रामक नहीं है। बाकी ये सब हैं, एक से दूसरे को हो जाएंगी। फिर है हमारा कैल्शियम, फॉस्फेट एंड मैग्नीशियम आर इम्पोर्टेंट मिनरल्स फाउंड विद इन। जो कैल्शियम है, फॉस्फेट है और मिनरल्स हैं, मैग्नीशियम है, किस में मिलते हैं सबसे ज़्यादा? स्किन में, हड्डियों में, नेल्स में कि हेयर में? तो मैंने आपको बताया था कि कैल्शियम सबसे ज़्यादा ज़रूरी किसको बनाने में है? हमारे दांतों को और हड्डियों को। दांत और हड्डियाँ, कैल्शियम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम, तो ये सभी ज़रूरी कहाँ के लिए हैं? हड्डियों के लिए। तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे भी पाए जाएंगे? हड्डियों में ही। फिर एक क्वेश्चन हमारा, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सेलरेटेड टिश्यू सिंथेसिस, इंक्रीज्ड एक्टिव टिश्यू मास एंड इंक्रीज्ड कार्डियोवैस्कुलर एंड रेस्पिरेटरी वर्क, देयर इज एन इंक्रीज इन। तो गर्भावस्था के दौरान ऊतक संश्लेषण की गति बढ़ने, सक्रिय ऊतक द्रव्यमान में वृद्धि होने, हृदय वाहिका एवं श्वसन कार्य में वृद्धि होने के कारण क्यों होती है? सीधा सा समझिए, आप प्रेगनेंसी में आपका वजन बढ़ता है, हार्ट रेट थोड़ी बढ़ी हुई रहती, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ी हुई होती है, टिश्यू मास भी बढ़ेंगे। तो इसके कारण क्या होगा? मेटाबॉलिज्म भी बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी, कि स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन हो गया? कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे जब आप प्रेगनेंसी के दौरान आपका पूरा जो बॉडी सिस्टम है, रिप्रोडक्टरी सिस्टम में तो चेंजेस आते ही हैं, आते, क्योंकि यूट्रस में बेबी को कैरी किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर बाकी दूसरे सिस्टम भी अफेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर इन सब के कारण क्या होगा? बेसल मेटाबॉलिज्म रेट भी बढ़ेगी। क्या होगा? बेसल मेटाबॉलिज्म रेट भी बढ़ेगी। फिर सैम स्टैंड्स फॉर, सैम का पूरा नाम क्या है? SAM। सीवियर एटोपिक माल न्यूट्रिशन, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, सीवियर एल्ब्यूमिन मैनिफेस्टेशन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर SAM का फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। मतलब एक्यूट का मतलब क्या होता है? शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब तीक्ष्ण, रिसेंट में हुआ है लेकिन बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर क्या होगा? सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। फिर है यहाँ पे क्वेश्चन हमारा, मलेरिया इज अ डिसीज विच अफेक्ट, मलेरिया किसको प्रभावित करेगा? हार्ट को, किडनी को, स्प्लीन को, कि लंग्स को? तो आपने सुना होगा मलेरिया में क्या अफेक्ट होता है? स्प्लीन। क्या होगा? स्प्लीन, इसको हम प्लीहा कहते हैं। RBC का ग्रेवयार्ड भी किसको कहा जाता है? वो कहलाती स्प्लीन। कब्रिस्तान है जो RBC का, वो क्या कहलाती? स्प्लीन। तो यहाँ पे कौन सा अंग सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगा? तो वो होगा प्लीहा और स्प्लीन। फिर है क्वेश्चन, व्हाट आर द सिम्टम ऑफ वूफिंग कफ, काली खांसी के लक्षण क्या हैं? भूख बढ़ जाना, कॉन्स्टिपेशन होना, खांसी, छींकें और बहती नाक, या फिर वजन बढ़ना। तो मैं आपको बता दूं, वूफिंग कफ का दूसरा नाम है पर्ट्यूसिस।
क्या है? पर्ट्यूसिस इसका दूसरा नाम है। इसको 100 दिन की खांसी के नाम से भी जाना जाता है और मोस्ट ऑफ दी केसेस में जो 2 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनको अफेक्ट करती है। अब यहाँ पर वुफिंग कफ के लिए वैक्सीन भी है, तो डीपीटी का टीका दिया जाता है, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस। तो वुफिंग कफ है जो पर्ट्यूसिस है इसका टीका भी है। लेकिन यहाँ पे जब वुफिंग कफ की बात की जा रही है तो इसमें खांसी आएगी, छींकें आएंगी, नाक भी बहेगी, माइल्ड फीवर भी होगा। तो यहाँ पर ये लाइक आपको वायरल इन्फेक्शन जैसे देखने को मिलेगा और ये होता भी किससे है? वायरस से, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस नाम के वायरस से। फिर है हमारा पॉपुलेशन मोस्ट एट रिस्क फॉर आयरन डेफिशिएंसी आर, आयरन न्यूनता के सर्वाधिक जोखिम के मौजूद जनसमूह हैं बच्चे, नवजात शिशु और बच्चे, गर्भवती हो सकने वाली आयु की महिलाएं, गर्भवती महिलाएं या फिर ये सभी। तो मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा आयरन की कमी होने के चांसेस एज पर ऑप्शन के हम कहें तो वो होता है प्रेग्नेंट महिलाएं, लेकिन चाइल्ड बियरिंग एज में भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस उम्र में महिलाओं के पीरियड्स आते हैं, मेंस्ट्रुएशन आते हैं, तो उस दौरान जो ब्लड लॉस होता है तो उसके कारण भी एनीमिया होने के चांसेस हो सकते हैं। आयरन की कमी से ही एनीमिया होगा। इन्फेंट और चिल्ड्रन इसलिए जो न्यूबॉर्न बेबीज़ अपनी माँ का ब्रेस्ट मिल्क पीते हैं या मिल्क पीते हैं उसमें आयरन नहीं होता है, तो उसके कारण वो भी अफेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग समझिए कि ये तीनों कैटेगरी होंगी। गर्भवती महिलाएं क्यों? उनको तो आयरन की ज़रूरत है ही, जो बच्चा गर्भ में है उसको भी ज़रूरी है इसलिए। दूसरा वुमेन एंड चाइल्ड बियरिंग एज, मतलब जो कि 15 से 45 साल तक की महिलाएं हैं, उनमें हर महीने पीरियड्स आते हैं, ब्लड का लॉस होता है, इसीलिए उनमें भी आयरन की कमी हो सकती है। नवजात शिशु और बच्चे क्यों? क्योंकि जो नवजात शिशु और बच्चे हैं वो किस पे रहते हैं? मोस्टली मिल्क पे डिपेंड रहते हैं। मिल्क में तो आयरन होता नहीं है, तो उसके कारण उनको भी इसकी कमी हो सकती है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा कि ये सभी हो जाएंगे। फिर है हमारा क्वेश्चन, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंक्रीज एज एडिशनल एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर। तो गर्भावस्था में ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है, क्योंकि किसके लिए अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए होती है? ग्रोथ ऑफ फीटस एंड प्लेसेंटा, ग्रोथ ऑफ मैटरनल टिश्यू, या फिर दोनों, या कोई नहीं। अब यहाँ पर प्रेगनेंसी में आपको सलाह दी जाती है कि इनिशियल प्रेगनेंसी में तो ज़्यादा कैलोरीज एक्स्ट्रा लेने की सलाह नहीं दी जाती, लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर से कहा जाता है 300 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा लीजिए। जब आप बच्चे को फीड कराते हैं तो 500 किलो कैलोरीज एक्स्ट्रा लीजिए। अब ज़रूरी क्यों है? कि फीटस और प्लेसेंटा की ग्रोथ के लिए तो ज़रूरी है ही है। दूसरा, मैटरनल टिश्यू की भी ग्रोथ देखने को मिलती है, तो इन दोनों के लिए ही ज़रूरी होगा। किसके लिए? दोनों के लिए। मतलब आप किसको मार्क करेंगे? थर्ड ऑप्शन को। फिर है हमारा गॉइटर इज एसोसिएटेड विथ, घेंगा किससे संबंधित है? थायराइड ग्रंथि से, थाइमस से, पिट्यूटरी से या पैराथायराइड से? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है मास्टर ग्लैंड। क्या कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड। ब्रेन में रहती है, छोटी सी ग्रंथि है, लेकिन बहुत इसके एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट अलग अलग तरीके के हार्मोन रिलीज करता है। अब है जो थाइमस, थाइमस ग्लैंड है जो इम्यूनिटी के लिए कही जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है इसका क्षरण है जो होते जाता है। थायराइड आपकी पाई जाती है गले में, इन फ्रंट ऑफ द नेक, और इसी के जस्ट पीछे पाई जाती हैं। ये देखिए थायराइड ग्लैंड को मैं बनाने की कोशिश करती हूँ। ये लाइक का एच शेप ग्लैंड होती है इस तरीके से। इसका जो शेप होता है वो ऐसे एच पैटर्न पे रहता है। क्लियर? ये क्या है? हमारी थायराइड ग्लैंड है। अब इसी थायराइड ग्लैंड के इधर पर छोटी छोटी टाइनी पैराथायराइड ग्लैंड रहती हैं। तो ये क्या है? हमारी थायराइड ग्लैंड रहती कहाँ पर है? नेक पर। इसी थायराइड ग्लैंड से रिलेट क्या करेगा? घेंगा। क्लियर? तो ये था आज के लिए हमारे क्वेश्चन। आई होप सो कि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो, क्लास अच्छी लगी हो। कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर।